नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं 49th अमेंडमेंट 1984 की। इससे त्रिपुरा को सिक्स शेड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी, इनफैक्ट सिक्स शेड्यूल में ऐड किया गया था। जानेंगे एग्जैक्टली इस वीडियो में कि क्या है सिक्स शेड्यूल, किस तरह से फंक्शनिंग होती है। देखो, क्योंकि 49th अमेंडमेंट इतना ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, सिक्स शेड्यूल की फंक्शनिंग कैसे होती है और क्यों ट्राइबल्स के लिए इस तरह के राइट्स जो हैं वो रखे गए थे। जैसे कि हमें पता है, जब हम भारत का इंडिपेंडेंस हुआ तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको ये डर था कि कहीं इंडिया के साथ एसिमुलेट होकर उनका कल्चर ना खत्म हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें वो अपने कल्चर को एंजॉय कर सकते थे, अपने कस्टम्स को, अपने लोकल कस्टम्स को वो एंजॉय कर सकते थे। और इसी के चलते उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के चलते। तो इस वीडियो में हम पूरा सिक्स शेड्यूल की चर्चा करेंगे, कौन कौन से लॉज वहाँ पे अप्लाई होते हैं, गवर्नर की क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है। जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। एक टेलीग्राम चैनल है @कपिल सिक्का, ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात है 49th अमेंडमेंट 1984 की। अब एग्जैक्टली है क्या, देखो, त्रिपुरा की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिक्स शेड्यूल के प्रोविजंस हम पे अप्लाई करे। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कुछ एडेड एडवांटेज बेनिफिट्स मिलेंगे। सरकार को रिकमेंडेशन गया और गवर्नमेंट ने इस बात को माना और सिक्स शेड्यूल को ऐड करने की बात की। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, सिक्स शेड्यूल में ऐड करने की बात की, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1979 से त्रिपुरा को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दिया गया था, एक एडीसी की तरह फंक्शन कर रही थी। लेकिन उस एडीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी देनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देना नेसेसरी था, जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस को मीट किया जा सके। कहा गया था कि अगर सिक्स शेड्यूल में यहाँ पे आप ऐड कर देंगे त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा का रैपिड डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा, ट्राइबल एरियाज में हो जाएगा। सेल्फ गवर्नेंस जो है वो भी त्रिपुरा की, या ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो बेटर हो जाएगी। जैसे कि हम हमेशा देखते आए हैं कि ट्राइबल्स के लिए सेल्फ गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। क्यों है? क्योंकि उनके कुछ अपने लोकल कस्टम्स होते हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू फंक्शन करना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी हम एडीसी के केस में देखेंगे कि इनके अपने लोकल कोर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे मामले, ज़मीन के मामले, छोटे छोटे वायलेंस के मामले, क्राइम जो है ये अपने आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी के चलते त्रिपुरा एक लंबे समय से डिमांड कर रहा था और गवर्नमेंट ने 1984 में त्रिपुरा की इस डिमांड को माना और सिक्स शेड्यूल में त्रिपुरा को ऐड किया। आर्टिकल 244 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 244 अगर कभी पूछा जाए तो क्या है, आर्टिकल 244 ही सिक्स शेड्यूल को पावर देता है, यानी सिक्स शेड्यूल जो है वो 244 से डिराइव होता है। तो यहाँ पे मेघालय त्रिपुरा को सब्सिट्यूट किया गया और सिक्स शेड्यूल जो है वो यहाँ पे फाइनली त्रिपुरा के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। अब एग्जैक्टली देखेंगे 244 ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ये प्रोविजन जो है फिफ्थ शेड्यूल के, सिक्स शेड्यूल के अप्लाई होते हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा 244 से फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल दोनों के एप्लीकेशन या दोनों के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ से पावर मिलती है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट 244 के थ्रू फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल को ऑपरेट कर सकती है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखते हैं कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चार स्टेट्स आप देखेंगे सिक्स शेड्यूल के पार्ट हैं। अब इस चार स्टेट्स में लगभग 10 जो हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में काम करती हैं। तो अब हम यहाँ जानेंगे एग्जैक्टली सिक्स शेड्यूल क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्स शेड्यूल कुछ ट्राइबल्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के लिए, उनकी डिमांड्स को रखने के लिए, उनको गवर्नेंस, आप कहें सेल्फ गवर्नेंस देने के लिए लाया गया था। अब इससे क्या होगा, ट्राइबल के राइट्स जो हैं वो सेफगार्ड किए जा रहे थे। कैसे किए जा रहे थे? उन एरियाज में जो सिक्स शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पे एडीसीज बनाई गई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। अब ये एडीसीज क्या हैं? ये कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को। मतलब एक तरह से एडीसीज वहाँ की इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो सारे डेवलपमेंट के फंक्शंस, कुछ लीगल फंक्शंस और बाकी सोशल इश्यूज, कस्टम्स को वहाँ पे मेंटेन करती हैं। अब ये एडीसी ऑटोनोमस होती हैं, यानी इन पे स्टेट लेजिस्लेचर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये अपनी इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं जो स्टेट के लेजिस्लेचर के साथ हम कह सकते हैं काम करती है, लेकिन हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर इनको कंट्रोल नहीं करती। सबसे बड़ी बात, एडीसी की पावर्स किसके पास है? गवर्नर जो हैं उस स्टेट का, उनके पास पावर है कि वो इन एडीसीज की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब वो डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से
एरिया में या कहाँ से कहाँ तक इस एडीसी का जुरिस्डिक्शन जो है वो लगेगा। यानी ही कैन चूज और इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एरिया, डिक्रीज और इंक्रीज एनी बाउंड्री, या फिर किसी भी एरिया को ऑल्टर कर सकते हैं ऑटोनोमस रीजन के मैप को, ज्योग्राफिकल मैप को वो चेंज कर सकते हैं बिना किसी लेजिस्लेशन के। तो यानी कहा जाएगा कि गवर्नर के पास एडीसीज को लेकर ज़्यादा पावर्स हैं। अब एडीसी के साथ साथ रीजनल काउंसिल्स भी बनाई गई जो कि एक तरह से ऑटोनोमस रीजन के लिए बनाई जाती हैं। अब आप देखेंगे लगभग 10 ऐसे ऑटोनोमस रीजन्स हैं, जैसे मैं आपको मैप में दिखा दूँ। ये आप देखेंगे बोडोलैंड, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें गारो खासी जयंतिया, ये आपको मेघालय में दिखेगा। देन उसके बाद दीमा हसाओ कार्बी एंगलोंग, ये असम का ईस्टर्न पार्ट दिखेगा। देन उसके बाद आपको त्रिपुरा दिखेगा, जैसे हम यहाँ त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा दिखेगा, मिजोरम दिखेगा, और आपको इन एरियाज में ये क्लियर कट एक बाइफर्केशन आपको दिख रहा होगा किस तरह से काम करते हैं। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो है ये इन एरियाज में यहाँ पे रीजनल काउंसिल्स हैं। अब रीजनल काउंसिल्स कैसे काम कर रही है, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल की, तो लगभग 30 मेंबर्स होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी इलेक्शन से आते हैं और 5 साल के लिए ये काम करती हैं। अच्छा, यहाँ पे 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, एक बोडोलैंड भी अभी आपने यहाँ देखा होगा, इसको भी ये भी लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि हमें भी कुछ इस तरह की पावर्स दे दीजिए जिससे कि हम अपने लोकल डेवलपमेंट को बेटर कर पाएँ। ये वैसे तो टेक्निकली असम का पार्ट है, लेकिन ये इनकी एक अपनी टेरिटोरियल रीजन को भी डेवलप कर गया। पहले टेरिटोरियल काउंसिल था और अब इसको बीटीआर बना दिया गया है। तो बीटीआर बेसिकली एक वहाँ के बोडो स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, जो नॉर्दर्न असम का पार्ट है, वहाँ की डोमिनेशन उनकी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली यहाँ अपना लोकल गवर्नेंस देखते हैं, लोकल डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी एक तरह से ऑटोनोमस रीजन की तरह काम करता है। अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास पावर्स क्या क्या हैं। याद रखिएगा सिविल और जुडिशियल पावर्स भी दी गई हैं। कुछ कुछ केसेस में तो ये ट्रायल्स तक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे चोरी के केस हैं, लैंड ग्रैब के केस हैं, उसमें ये लोग ट्रायल कर सकते हैं। आपस में इनकी पंचायत बैठ के, इनकी एडीसी बैठ के सिविल और जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। विलेज कोर्ट ये लोग बना सकते हैं। याद रखिएगा 5th शेड्यूल में कोई भी विलेज कोर्ट की पावर नहीं है, 6th शेड्यूल में विलेज कोर्ट की पावर्स दी गई हैं ट्राइबल्स को। सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नर एंड स्टेट्स के वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, कहाँ पे कौन से नहीं होंगे। अलग अलग केस टू केस बेसिस पे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो काउंसिल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ये लेजिस्लेटिव लॉज भी बना सकती हैं, सोशल सिक्योरिटी, फिशरी, फॉरेस्ट, लैंड, एंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ। यानी गवर्नर से अप्रूवल लेके ये इन सब मैटर्स पे लॉ बना सकती हैं। आइडिया बस यही है कि लोकल डेवलपमेंट जो है वो चलता रहे, होता रहे, और उसमें कोई भी तरह का बाधा ना आए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। इनफैक्ट पार्लियामेंट के जो लॉज होते हैं, पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ पास करती है तो वो ऑटोमेटिकली 6 शेड्यूल पे अप्लाई नहीं होता अनलेस वहाँ के गवर्नर उसको अप्लाई ना कराएं। याद रखिएगा 5th शेड्यूल में बिल्कुल उल्टा होता है कि पार्लियामेंट के लॉ ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं अनलेस उसको एक्सक्लूड ना किया जाए। तो यहाँ पे 6th शेड्यूल में पहले एक्सक्लूडेड होते हैं, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया तो वहाँ के एडीसी को, गवर्नर को बताना पड़ेगा कि हाँ ये लॉ जो है पार्लियामेंट का यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। एक्चुअली ये अभी एनआरसी को लेके भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो यही बात थी। एनआरसी में काफ़ी स्टेट्स कह रहे थे कि भाई हमारी 6 शेड्यूल की पावर्स जो हैं वो चली जाएंगी, आप सिटीजनशिप यहाँ पे जब अमेंडमेंट आप पास कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से हिंदूज़ या बाकी रिलीजन के आए हैं, तो वो यहाँ पे उनको एक परमानेंट राइट मिल जाएगा। तो यहाँ की एडीसीज इस बात को अपोजिशन कर रही थी कि हमें आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से बाहर रखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से चलती हैं। सबसे बड़े आप देखेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो एक्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक प्रेसिडेंट गवर्नर अप्रूवल ना दे ये अप्लाई नहीं होते हैं। तो यही जानना था मैं 6 शेड्यूल के बारे में। आशा करता हूँ इस अमेंडमेंट के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं अमेंडमेंट के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। जो अमेंडमेंट इन जनरल अब इंपॉर्टेंट नहीं रहे उनके मैं कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 244 6 शेड्यूल अब आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।